हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोष आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 हमने ख़त्म कर दिया है। आज यहाँ पर बंगाल के गवर्नर और सूबेदार के बारे में आज यहाँ पर सब कुछ चर्चा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नए हैं वो जान लीजिए। आप सबको यहाँ पर पढ़ाने के साथ रिवीजन करवाया जाता है। जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जाता है 4-5 क्वेश्चन के बाद पूरा रिवीजन करवा दिया जाता है। आप देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में मेन होता है कि डेट याद करना। तो मैं इतनी बार आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूँ कि आपको वो याद ही हो जाता है, ठीक है। और कुछ निमोनिक्स से हम याद करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है। निमोनिक्स का भी कुछ यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो बच्चे नए होंगे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए वीडियो लाऊं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार। देखिए यहाँ पे अगर सूबेदार पूछे या बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे तो क्या कहेंगे, यही आपका हो जाएगा। कौन? अब देखिए, मुर्शीद कुली खान। तो अगर आपसे पूछे कि मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो ये मुर्शीद कुली खान। अब देखिए इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अंतिम सूबेदार या गवर्नर मुर्शीद कुली खान। इसके बाद देखिए इसको नियुक्त किया कौन किया था, किसी साल तो नियुक्त हुआ होगा। तो ये 1717 ईस्वी में। अब देखिए 1717 में कौन था? फारूक सियार ने नियुक्त किया था, ठीक है। तो फारूक सियार। अब देखिए 1717 आ जाए तो फारूक सियार याद करिएगा, क्योंकि ये इसका डेट फारूक सियार का बार बार अगर क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री में पूछा जाता है तो ये 1717 को लेकर फारूक सियार से लेकर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके कई कारनामे थे जो 1717 में थे, ठीक है। फारूक सियार, तो इसने ही मुर्शीद कुली खान को नियुक्त किया था 1717 में, ठीक है। 1707 नहीं, 1717। 1707 अगर से पूछे तो ये क्या था, तो औरंगजेब की इसी समय मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। अब देखिए मुर्शीद कुली खान तो नियुक्त हो गया, ये अंतिम रूप से नियुक्त था। इसके बाद इसका दामाद जो आया, इसका दामाद याद रखिए, इसका दामाद कौन था? इसका दामाद था शुजाउद्दीन, याद रखिएगा, शुजाउद्दीन। इसका जो दामाद शुजाउद्दीन था, ये शुजाउद्दीन आया। इसके बाद देखिए इसको नियुक्त नहीं किया गया था, ये तो अब देखिए इसका दामाद था। तो ये अपना जैसे क्या होता है कि कोई रहता है उसका बेटा भी वैसे हो जाता है, तो इसका दामाद था। तो ये तो अपने खुद ही वो नियुक्त हो गया, पर इसको नियुक्त नहीं किया गया था शुजाउद्दीन को किसी के द्वारा, लेकिन इसको मान्यता दे दी गई थी। किसके द्वारा? रंगीला के द्वारा, ठीक है। जब ये गद्दी पे बैठ गया तो रंगीला क्या कहता है, चलिए आप भी हो जाइए। ऐसा ही वहाँ सिस्टम था कि जब इनका मुर्शीद कुली खान का दामाद शुजाउद्दीन गद्दी पे बैठ गया, दूसरा सूबेदार इनके बाद बना, तो ये शुजाउद्दीन क्या हुआ, शुजाउद्दीन को रंगीला, मोहम्मद रंगीला, ठीक है, इन्होंने मान्यता दे दी कि चलिए जब आप बैठ ही गए हैं तो आप ही चलिए। तो इसके बाद ये सिस्टम जो था ये अपना इन्हीं का सिस्टम चलता रहा, इनके दामाद, इनके बेटे, ऐसे ऐसे चलता रहा। तब यहाँ मुग़ल हस्तक्षेप थोड़ा कम हो गया, ठीक है। नियुक्ति कम करने लगे, वैसे तो कुछ था ये, लेकिन ये नियुक्ति कम किया। तो रंगीला द्वारा इनको मान्यता प्राप्त कर दी गई, सिर्फ मान्यता प्राप्त कर दी, याद रखिएगा, मान्यता प्राप्त कर दी गई। अगर पूछे कौन अंतिम सूबेदार नियुक्त हुआ था तो वो मुर्शीद कुली खान ही बोलेंगे। इनको तो सिर्फ ये अपने खुद से, ये जैसे मुर्शीद कुली खान अपने दामाद को नियुक्त कर दिए तो मान्यता प्राप्त करवा दिए इनसे, ठीक है, रंगीला से, क्योंकि ये सम्राट थे पूरे हिंदुस्तान के, ठीक है। तो यही आप याद करिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा, वहाँ कन्फ्यूज हो जाइएगा। मुर्शीद कुली खान को 1717 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, किसने? फारूक सियार ने। फिर
मुर्शीद कुली खान के बाद उनका दामाद शुजाउद्दीन आया, लेकिन मोहम्मद रंगीला ने उनको मान्यता दे दी। ठीक है, याद रखिएगा इतना। देखिए पेपर में 2021 में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में बताया है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वही क्वेश्चन पीसीएस मेंस में भी आया है, वही क्वेश्चन। एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? देखिए यहाँ लिखा गया है सूबेदार, चाहे सूबेदार लिखा रहे चाहे गवर्नर लिखा रहे। ठीक है, तो कौन था? मुर्शीद कुली खान। ठीक है, याद रखिएगा। रंगील वो शुजाउद्दीन मत लगाइए क्योंकि उसको मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान कब नियुक्त किया गया? 1717 में, 1717 में। ठीक है, याद रखिएगा 1717 में फारूक सियार ने नियुक्त किया था। याद रखिएगा फारूक सियार ने, अभी तो बताए हैं ना। ठीक है, तो फारूक सियार ने 1717 में नियुक्त किया था मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार या कहिए चाहे गवर्नर कहिए। जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। उसको मान्यता कौन दिया? मोहम्मद रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला जो था उसने मान्यता दिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्वता को मतलब प्रारंभ किया? तो ये कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेज ये सोचने लगे कि अब हमारा भारत हो जाएगा, ठीक है, हिंदुस्तान पर अब हम कब्जा कर लेंगे। तो इसमें सोचने लगे, ये नहीं पूरी तरह से। अगर पूछे पूरी तरह से अगर स्थापित किया गया, वैसे तो पूरी तरह से तो कभी स्थापित नहीं किए गए, लेकिन अगर उनका प्रभुत्व दो चीज़ों में था, एक प्लासी एक बक्सर, यहाँ पे उनकी शुरुआत हो गई। एक ठोस शुरुआत यहाँ पे हुई। जैसे एक पौधा होता है ना, पौधा बनना स्टार्ट हो गया यहाँ पे ना, अब वो अपना चलेगा। लेकिन जब यहाँ बक्सर में पहुँचा तो ये एक पेड़ का रूप रख लिया। ठीक है, बक्सर तो यही मेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुत्ता की प्रारंभ किया, प्रारंभ अगर आ जाए तो प्लासी होगा। देखिएगा वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। प्लासी का, प्लासी के बारे में याद रख लीजिए, डेट याद रख लीजिए 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 को। तो 23 जून 1757 को। इसमें देखिए दो पक्ष थे, एक अंग्रेज थे। ठीक, अंग्रेज, अब देखिए यहाँ पे अंग्रेज की तरफ से कौन थे? अंग्रेज की, और एक सिराजुद्दौला थे। याद रखिएगा, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला थे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला, तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला। अब देखिए, अब पूछेगा जो 1757 की लड़ाई हुई थी उसमें कौन अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था? तो ये तो सबको पता था। बंगाल का जो पहला गवर्नर था, पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव, तो यही था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ा, सिराजुद्दौला की तरफ से। सिराजुद्दौला लड़ा, लेकिन इसके साथ दो तीन लोग यहाँ धोखा कर दिए। धोखेबाज में कौन कौन से? राजद्रोह उनको ऊपर लगाया गया। मतलब क्या लगाया गया? वो राजद्रोह का काम ही किए थे। तो कौन थे? मीर जाफ़र। याद रखिएगा, मीर कासिम मत लगाइए, मीर जाफ़र। इसके बाद कौन थे? यार लतीफ़ी, यार लतीफ़ी। तो यार ने धोखा दे दिया, यही है। ठीक है, यार लतीफ़ी। और राय दुर्लभ। ठीक है, तो इनकी राय भी बहुत दुर्लभ थी, इन्होंने धोखा दे दिया। ठीक है, तो मीर जाफ़र, यार लतीफ़ी, राय दुर्लभ, ये तीनों लोग इनके सिराजुद्दौला के साथ थे, लेकिन ये धोखा दे दिया। अब देखिए इनके साथ पूछा जाता है दो लोग और थे जो इनको धोखा नहीं दिए थे। ठीक है, कौन से? वो दो लोग कौन थे? मीर मदन। याद रखिएगा, मीर मदन ये थे। और कौन थे? मोहनलाल। ठीक है, तो मोहनलाल, तो मोहनलाल और मीर मदन ये दो शख्स ऐसे थे जो मारे गए रणभूमि में, लेकिन ये देशद्रोह का काम नहीं किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, मीर मदन और मोहनलाल ये मारे गए थे, लेकिन देशद्रोह, ये तीनों लोग भाई साहब धोखा दे दिए थे। और ये रॉबर्ट क्लाइव था। क्या हुआ? मतलब लड़ाई हुआ, यहाँ पर ये सिराजुद्दौला मारा गया। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव की विजय हो गई। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। अब कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, अगर उसके साथ धोखा हुआ है तो मारा ही जाएगा। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई और यहीं से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसका हिस्ट्री यही था, थोड़ा सा बता दिए।
पता होगा आपको, लेकिन रिवीजन कर दिए, ठीक है। कौन कौन इसमें शामिल था, कौन कौन। राय दुर्लभ एक ही है, नहीं तो अब अलग समझिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो बताइए प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कब मानी जाती है। ये देखिए MPPCS 2008 में क्वेश्चन आया है। तो इसको बताइए किस में, तो ये किस कौन कब मानी जाती है, प्लासी का युद्ध। तो आपसे पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757, ठीक है, 23 जून 1757 पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम मतलब बंगाल का जो गवर्नर नियुक्त किया गया था, अंतिम गवर्नर कौन था जो बंगाल के ये सम्राट के द्वारा, मुगल सम्राट के द्वारा, तो कौन सा, मुर्शीद कुली खान। याद रखिएगा मुर्शीद कुली खान आपके 2021 पेपर में पूछा गया है, रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध में बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये बना नहीं था गवर्नर उसमें, तो ये जब जीत उत गए ये सब तो गवर्नर ही बन जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव और आपका और सिराजुद्दौला, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव बताइएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल अलग है, वो तो वारेन हेस्टिंग जाएगा, लेकिन गवर्नर अगर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर था बंगाल का, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, याद रखिए प्लासी का युद्ध अभी कब बताएं, 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। याद रखिए 23 जून प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया था। ये पूछ सकता है ये प्लासी अभी इस समय कहाँ है, ठीक है। तो इस समय कहाँ पे है, तो इस समय कहाँ पे है आपका बंगाल में, ठीक है, बंगाल में ही तो ये सब कांड हो रहा था। तो बंगाल में है, किस ज़िले में, नदिया ज़िले में, ठीक है, नदिया ज़िले में। किस नदी के किनारे है, नदिया ज़िले में है, लेकिन नदी कौन सी है, भागीरथी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, पेपर आपका है, कुछ भी पूछ सकता है, वो भी RO पेपर में आपका थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो याद रखिए फैक्ट कहीं से भी पूछ सकता है, इसके बाद कहेंगे पेपर में तो टफ क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं, यहीं से पूछेगा सब पूर्वावलोकन से, और कहीं से पूछने वाला नहीं है। तो बंगाल के नदिया ज़िले में भागीरथी नदी के किनारे 23 जून 1757 बंगाल का अंतिम जो गवर्नर नियुक्त किया गया था उसको कौन था, वो मुर्शीद कुली खान। उसका दामाद शुजाउद्दौला रंगीला ने उसको मान्यता दे दी थी, ठीक है। और राजद्रोह का काम किसने किया था, मीर जाफर ने और यार लतीफ़ी ने, ठीक है, और कौन, राय दुर्लभ ने। यही तीनों लोग यहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ क्या किए थे, आपका राजद्रोह का काम किए थे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बताइए भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, यही था जो प्लासी के युद्ध में पूरा ताकत झोंका था, ठीक है। अपने साथ मतलब कुछ लोग को इधर कर लिया था, तो मतलब ये उसके साथ कुछ लोग धोखा कर दिए थे, तो यही था रॉबर्ट क्लाइव। इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था स्वर्ग से, बहुत बार पूछा गया, एक बार क्वेश्चन भी आया है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, ठीक है। तो राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं एकदम स्लो अगर लिखूंगा राइटिंग इधर बना के तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि मैं बोलता भी हूँ, ठीक है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक इसको बोला जाता है, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव को। ये पूछ लिया अभी तो कि यही पूछा गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, इसको ये बाद में पूछ लेगा कि इसको किसने बोला था स्वर्ग से, तो इसको किसने बोला था, विलियम पिट ने, ठीक है। याद रखिएगा विलियम पिट ने, ठीक है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसने बोला था, विलियम पिट ने। और ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी के युद्ध के लिए। तो ठीक है, बक्सर और प्लासी, बक्सर आएगा तो बताएंगे, नहीं तो आप बक्सर में कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका
रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर में मुनरो था, एक्टर मुनरो, यहाँ रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव क्योंकि यही तो शुरुआत ही किया संस्था स्थापना करने का ब्रिटिश साम्राज्य का। ठीक है, तो विलियम पिट्स ने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया, तो किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। किसने बोला है? विलियम पिट ने बोला है। ठीक है, इन्होंने कहा ये स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। ठीक है, क्या सेना नायक है? दूसरे को लूट काट लिए। ठीक है, तो ये सेना नायक का काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये खुद तो बनाए नहीं हैं, दूसरों को लूटे हैं। पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? बताइए, पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तभी बताया है, पलासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? नदिया जिले में। नदिया जिले में, नदिया जिले में। पूछ लेगा किस नदी के किनारे, तो भागीरथी। याद रखिएगा, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी नदी के किनारे, नदिया जिले में, पश्चिम बंगाल में। इतना याद रखना है, पूछ सकता है कभी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर? अब बताइए, आप किस में कंफ्यूज होंगे? आप कंफ्यूज होंगे कि मीर जाफर में और मीर कासिम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दी? तो किसने कर सकता है? तो इसका भी लॉजिक है, ये नहीं कि ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, मीर जाफर जो था, तो ये तो इनका टट्टू था। टट्टू मतलब क्या समझते हैं? मतलब जो ये अंग्रेज कहते थे वही करता था। लेकिन ये मीर कासिम जो था, बनाया गया था भले अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन कुछ अपना भी दिमाग लगाता था। तो ये सोचा था कि हम अपना जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से अगर मुंगेर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो जो अंग्रेज बार बार कुछ अगर मान लीजिए कुछ मतलब उनको कहना हो तो तुरंत हस्तक्षेप कर देते थे। मतलब वो सब हस्तक्षेप और षड्यंत्र अंग्रेजों से बचने के लिए सोचा कि हम अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर चले जाते हैं, कलकत्ता से थोड़ा सा दूर। इस जो षड्यंत्र वाला, जैसे किसी का भी घर है यहाँ षड्यंत्र हो रहा, सोचता है यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपना, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये थोड़ा सा अंग्रेज़ों से बचना चाहता था। ठीक है, यही है। तो ये कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम ही था जो बंगाल में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। लोहा क्या, भले मारा गया था, लेकिन मतलब हिम्मत तो दिखाई थी कि वो बंगाल नहीं, बक्सर बक्सर के युद्ध में, कि आपका ये तो लड़ेगा। तो 3 लोग को मिलाया था। कौन कौन से? आपका मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो अभी हम उसको आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए कहाँ IAS 2005 में आया है और लोअर 2003 में आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये सब वैसे मत समझिएगा। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर कासिम, तो आपको याद हो गया होगा। मीर जाफर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास इतना दिमाग नहीं था, ये तो जो कहते थे वही करता था। मीर कासिम जो था, ये थोड़ा दिमाग लगाता था। ठीक है, तो ये सिर्फ यही चाहता था कि अंग्रेज हमारे बीच में हस्तक्षेप कम करें, इसीलिए हटाना चाहता था अपनी राजधानी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत के प्रभुत्व को स्थापित किया। अब देखिए, सबसे अधिक जो निर्णायक युद्ध था वो कौन था? आप ये देखिए, जैसे कहीं पे कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये आपका पलासी का जो युद्ध था ये प्री था। अभी जैसे आप RO का देंगे, प्री होगा। जब प्री निकल जाएगा तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मेरा RO निकल गया, ऐसा तो है नहीं। जब आपका मेंस निकल जाएगा, और मेंस कौन था? ये मेंस है, ये है। ठीक है, ये मेंस आपका एग्ज़ाम जो होता है बक्सर का एग्ज़ाम, उनके लिए बक्सर का एग्ज़ाम था। और ये पलासी का तो कौन था? ये प्री था। तो वैसे आप भी अभी जैसे प्री निकलेगा तो आप थोड़ी कहेंगे मेरा RO निकल गया, नहीं, मेंस भी निकलेगा तब कहेंगे ना मेरा RO निकल गया। तो वैसे ये भी सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसको माना जाता है? बक्सर का युद्ध। अब देखिए, लड़ा कब गया था? इससे पहले देख लीजिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, क्योंकि मेरा काम है रिवीजन करवाना। ठीक है, कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यहाँ पे कौन था अंग्रेजी सेना नायक? तो अंग्रेजी सेना नायक था आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट
क्लाइव। यहाँ तो हो गया, अब इसको छोड़िए, बक्सर पे आते हैं हम सब, ठीक है। अब देखिए बक्सर में क्या था, यहाँ भी दो गुट था। तो बक्सर का युद्ध पहले लड़ा कब गया था ये भी देख लीजिए, 22 अक्टूबर 1764 में। तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ठीक 7 साल बाद। देखिए 1757 1764, ठीक है। तो 7 साल बाद लड़ा गया था, याद रखिए, 7 की गिनती याद रखिएगा तो दोनों भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये ठीक 7 वर्ष बाद, पलासी और बक्सर को कंफ्यूज मत करिए, 7 वर्ष बाद ये लड़ा गया था। जो 7 वर्ष आया तो यहाँ लड़ा गया था। अब देखिए इसमें कितने लोग थे, तो जो अंग्रेज की तरफ से, अंग्रेज की जो तरफ से थे, कौन थे, हेक्टर मुनरो। देखिए हेक्टर मुनरो। अब देखिए संस्थापक कौन बोला जाता है, ये भले बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो जीत गए, लेकिन संस्थापक अगर अंग्रेजी मतलब साम्राज्य का संस्थापक तो रॉबर्ट क्लाइव को भी बोला जाता था, क्योंकि पौधे को उन्होंने ही लगाया। जब आप प्री नहीं पास करेंगे आरओ का तो मेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वही, तो ये हेक्टर मुनरो ये मेंस निकालने वाला था, लेकिन प्री कौन निकाल दिया, आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। तो अब देखिए हेक्टर मुनरो था यहाँ पे, और इधर कौन था, इधर तो इधर थे कौन, मीर कासिम। याद रखिए जिन्होंने मुंगेर से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थापित की थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर जिन्होंने की थी वही थे। इसमें कौन थे, मीर कासिम। तो मीर कासिम थे। दूसरे कौन थे, अवध के नवाब, जो लखनऊ वाला है, तो यहाँ के अवध के नवाब शुजाउद्दौला, याद रखिएगा शुजाउद्दौला, ठीक है। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तीसरे थे मुगल, दिल्ली के मुगल सम्राट कौन थे, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अभी सोचिए कि पीछे क्या पढ़े क्या नहीं याद हुआ, सब कुछ याद हो गया होगा, क्योंकि मैं 3-4 बार यहाँ बोल रहा हूँ और वही रिपीट कर रहा हूँ ना, भूले ना आपको से। तो क्यों कौन थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। अब इस युद्ध में क्या हुआ, इन सब की हार हुई और ये जीत गया, हेक्टर मुनरो जीत गया, ठीक है। तो जब इसका प्री निकाल दिया था ये रॉबर्ट क्लाइव, तो मेंस तो हेक्टर मुनरो निकाल दिया। तो अगर प्रभुत्ता स्थापित पूरी तरह से किया तो बंगाल के, वो बक्सर का युद्ध था, ठीक है। याद रखिएगा बक्सर, बक्सर बंगाल बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी, दोनों बात से प्रधान। तो बक्सर के युद्ध में यहाँ पर आपका प्रभुत्ता स्थापित किया, हेक्टर मुनरो यहाँ था, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय ये मुगल सम्राट था, याद रखिएगा, जो दिल्ली में था, ठीक है। ये अवध में था, ये मीर कासिम था जो बंगाल में था, ठीक है। अब देखिए अंग्रेज ईस्ट कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक रहा। अब देखिए वही पूछ रहा है, कौन सर्वाधिक निर्णायक रहा जिसने अंग्रेजों की प्रभुत्ता को स्थापित कर दिया। तो ये कौन सा युद्ध था, तो कौन सा युद्ध था, बक्सर का युद्ध। कब लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, याद रखिए अवध के नवाब, नहीं तो अब अवध के नवाब अगर पूछ लिया जाए तो अब सम्राट शाह आलम द्वितीय को लगाएंगे, नहीं सम्राट शाह आलम नहीं, शाह आलम अगर उसको लगाएंगे शाह आलम, तो हमें शाह यहाँ के हैं ना, दिल्ली के हैं ना, अवध के तो है नहीं ये, मतलब ये लखनऊ या उत्तर प्रदेश के तो है नहीं ये शाह आलम द्वितीय। ये अमित शाह जो दिल्ली में बैठते हैं वहाँ गृह मंत्री हैं, ऐसे याद कर लीजिए, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। सिर्फ ट्रिक है याद करवाने का बस, ठीक है। तो अवध के नवाब कौन सा है, नवाब शुजाउद्दौला, तो शुजाउद्दौला, तो याद रखिएगा शुजाउद्दौला, ये अवध के हैं, ठीक है। और ये कौन थे, मीर कासिम थे ही, मीर कासिम। आपको ऐसा मैं पढ़ा सकता हूँ ताकि आपको कभी भूले ना, याद हो जाए, ठीक है। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय ये थे। उधर कौन था, हेक्टर मुनरो, ये जीत गया, ये सब हार गए, ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई है किसमें, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अब पूछे प्लासी का कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। 23 जून 1757 को। इसमें कौन था, शुजाउद्दौला यहाँ लिखा गया है,
वहाँ सिराजुद्दौला था, याद रखिएगा सिराजुद्दौला, नहीं तो वो शुजाउद्दौला वही कर दें आप, सिराजुद्दौला। तो ये थोड़ा ब्रेव था, ठीक है, सिराजुद्दौला ब्रेव था, इसको ब्रेव कहा जाएगा, ठीक है। और इसके राजद्रोह में मीर जाफ़र, यार लतीफ़ी, राय दुर्लभ थे, मोहनलाल, मीर मदन, ठीक है, इसके फेवरेट में थे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अब देखिए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक पूछ रहे हैं को दिल्ली, ठीक है, द्वितीय था। देखिए यहाँ प्रथम, देखिए यहाँ भी कंफ्यूज करके देखा, यहाँ शाह आलम देखेंगे इसके बाद लगा देंगे, ये गलत है, ठीक है, द्वितीय होगा, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, ठीक है। देखिए गलती थोड़ी थोड़ी आप कर सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? अब देखिए बंगाल का नवाब कौन था बक्सर की लड़ाई के समय? अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे मीर कासिम होगा, क्योंकि मीर कासिम तो लड़ा था, लेकिन यहाँ मीर कासिम नहीं होगा। मीर कासिम ये षड्यंत्र रचने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए, लड़ाई वड़ाई करने के लिए ये यहाँ से चला गया, तो वहाँ पे मीर जाफ़र बना दिया गया था, ठीक है। तो जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी तो उस समय मीर जाफ़र था, फिर पहले मीर जाफ़र बना था, याद रखिएगा इनका टेन्योर क्या है, मीर जाफ़र था। इसके बाद फिर इनका नहीं पसंद आया तो मीर कासिम को, ठीक है, फिर मीर जाफ़र को, ठीक है, मीर जाफ़र को, ऐसे ही फिर बनाया गया, ठीक है। तो याद रखिए जब बक्सर का लड़ाई चल रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, ठीक है। तो याद रखिएगा मीर जाफ़र, नहीं तो मीर कासिम लगा दीजिएगा कि हाँ बंगाल का, तो ठीक है। तो ये सब जो अंग्रेज तो चाहे जिसको बना सकते थे, तो अब बताइए कि ये लड़ाई करेगा तो इसको नवाब थोड़ी बनाएंगे, तो उस समय मीर जाफ़र ही था, ठीक है। बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था बक्सर के लड़ाई के समय। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। 7 साल इसके पहले 23 जून 1757 ईस्वी को, ठीक है। अभी देखिए जितना डेट होगा आपको पूरा डेट जुबान पे रटा होगा, ठीक है, कितनी बार मैं लिखूंगा। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो बताइए कौन सा एक शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो इसका थोड़ा सा वो है, मतलब बताए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो ठीक है, कब हुई थी इलाहाबाद की दूसरी संधि? 16 अगस्त, ये भी बहुत पूछा जाता है, 1765 में, ठीक है, 16 अगस्त 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। तो अक्टूबर से लगभग 1 साल बाद एक पैक्ट साइन हुआ 16 अगस्त 1765 में, ठीक है। ये पैक्ट क्या हुआ, इस पैक्ट का बहुत मायने रखता है। इस पैक्ट को क्या कहा जाता है? इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक है, याद रखिएगा इलाहाबाद की द्वितीय संधि इसको बोला जाता है, ठीक है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि इसको बोला जाता है 16 अगस्त 1765 में। अब देखिए हुआ क्या था, इसमें क्या हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय था उसको अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय वो दिल्ली वाला, तो शाह आलम द्वितीय को शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इसको कब ले लिया गया था? अंग्रेजी संरक्षण पे ले लिया गया था कि अब आप अंग्रेजी संरक्षण में रहेंगे, ठीक है। कैसे? जब हार जाते हैं कि अब आप मेरे संरक्षण में रहेंगे। अब क्या हुआ, लेकिन देखिए उनका अंग्रेज़ों का मेन मकसद क्या था, यही अब शाह आलम द्वितीय से जब ये संरक्षण में ले लिए तो जो इससे कहेंगे वही तो ये करेगा, ये शाह आलम द्वितीय, क्योंकि अभी तो मुग़ल सम्राट ही इसी को माना गया है, नहीं तो जनता विरोध कर देती। अब देखिए इससे क्या ले लिए ये शाह आलम द्वितीय से? बंगाल अंग्रेज लिए हैं, याद रखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अभी इतना याद रखिएगा कि एक पैक्ट साइन हुआ था इलाहाबाद की संधि, उसमें शाह आलम द्वितीय को ये सब अपने संरक्षण में ले लिए, उससे साइन करवा लिए कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हमको दे देंगे, ठीक है, याद रखिएगा, आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे देंगे? हमको दे देंगे।
अब तो ये तो दे दिया शाह आलम द्वितीय को, अब शाह आलम द्वितीय को क्या मिला, तो शाह आलम द्वितीय को क्या मिला, इसने भी कहा हमको भी कुछ दीजिए, कैसा हम हमारा भी कुछ हो रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे एक और था, कौन था, शुजाउद्दौला था, नवाब था जो वहाँ का अवध का, उससे इलाहाबाद और कड़ा, याद रखिएगा इलाहाबाद, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा इलाहाबाद, ठीक है, और कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा को किसको दे दिया गया, इसको शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया, किससे लेके, शुजाउद्दौला से लेके इसको दे दिया गया। अब क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय को क्या दे दिया गया, इलाहाबाद और कड़ा। अब देखिए इतना तो हो गया, अब ये पूछ सकता है बंगाल का नवाब कौन बना दिया गया, ठीक है, तो बंगाल का नवाब अब इस समय नजमुद्दौला बना दिया गया था, याद रखिएगा नजमुद्दौला, ठीक है, बंगाल का नवाब बना गया था। तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की एक संधि हुई थी, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अंग्रेज़ों की दीवानी प्रदान की गई थी। तो यही पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह, तो किसको प्राप्त कौन था, तो शाह आलम द्वितीय ही ने प्रदान किया था, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय को क्या मिल गया था, इलाहाबाद और कड़ा मिल गया था, ठीक है। नवाब जो अवध के नवाब थे इन्होंने छोड़ दिया था, तो अंग्रेज़ों ने कहा चलिए आप ये दोनों रखिए। अब इनको शाह आलम द्वितीय को कहाँ पे, इलाहाबाद में ही रखा गया, ठीक है, इनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया, कहा आप इलाहाबाद में रहिए इनके संरक्षण में, तो ये इलाहाबाद में ही रहे। अब देखिए इनका थोड़ा सा जो जीवन था बहुत ग्रसित था, 1788 ईस्वी में इनको क्या किया, अंधा कर दिया गया, ठीक है। तो ये अब इसके बाद इनके कौन आए, इनके अब ये भी पूछ सकता है इनके शाह आलम द्वितीय के बाद कौन आए, तो अकबर द्वितीय का नाम सुने होंगे ना, अकबर द्वितीय, ये जो राजा राम मोहन राय है उन्हीं से रिलेटेड है। तो राजा राम मोहन राय को इन्होंने भेजा था वो लंदन, तो अकबर द्वितीय इनके बाद आए। ये कब आए, 1800, ये अकबर द्वितीय 1806 से 37 तक अकबर द्वितीय। लेकिन ये सब जो आ रहे थे ये सब पेंशन से, सिर्फ पेंशन पे आ रहे थे, याद रखिएगा पेंशन पे, इनका कोई वो नहीं साम्राज्य नहीं था, अंग्रेज के पेंशन पे ही ये सब डिपेंड थे। इसके बाद 37 तक, 37 से इसके बाद 57 तक, क्योंकि 1857 की लड़ाई हो गई थी, 37 से 57 तक कौन आया, बहादुर शाह द्वितीय, याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो बहादुर शाह द्वितीय। अब पूछा जाता है जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था इस समय। मुनरो तो लड़ाई लड़ रहा था, सेनापति था, लेकिन बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। तो शाह आलम, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं गलत बताया हूँ तो मतलब अगर कुछ टाइम लगा होगा तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पे। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार कर लिए, बताइए किस गवर्नर के कार्यकाल में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अभी हम यहाँ पे क्या बताए थे कि उस समय गवर्नर कौन था बंगाल का, तो उस समय कौन था, उसको लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव था ना, तो उसी के समय में, ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव था उस समय, ठीक है, याद रखिएगा बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। ये कौन दिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को शाह आलम द्वितीय द्वारा, ठीक है। शाह आलम के बाद कौन से आए थे, 1806 से 1837 तक कौन से आए थे, अकबर द्वितीय आए थे। और फिर 1837 से 1857 तक कौन आए थे, बंगाल के बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो आए थे, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जफर या कुछ भी कहिए, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, जिनको 1857 में मार दिया गया था, ये औरंगो वहाँ भेज दिया था, उनके बच्चों को मार दिया गया था, वही थे, ठीक है। तो याद रखिएगा रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव। इलाहाबाद के संधि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, बताइए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो देखिए इसमें
ये मतलब आपका जो मोहम्मद रजा थे, मोहम्मद रजा खान ये, और बिहार के राजा सिताब राय, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ए है ये ए भी, तो अंग्रेज ये पूरा अपना भार नहीं ले लिए थे उस समय, ठीक है। तो कहे थे दीवानी आप ही वसूल करिएगा, ठीक है। उप दीवान इन्हीं सबको बनाया था, ठीक है। तो इन सबका काम था दीवानी वसूल करना, अंग्रेजों को दिया जाता था, मतलब क्या अंग्रेजों को जाता थे तो ये सब मतलब अधिकारी के रूप में थे टैक्स डिपार्टमेंट में कि आप करिएगा, ठीक है। तो मोहम्मद रजा खान और सिताब राय, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों थे, मोहम्मद रजा और बिहार के राजा सिताब राय कंपनी के दीवानी का कार्य यही कर रहे थे, उप दीवान नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, कुकी, खासी, टिपरा। अब देखिए इसमें क्या था, ये जो खासी जनजाति थी ये खासी में आए, ठीक है। याद रखिए खासी में आए। ये खासी जनजाति ना मछली के लिए, नमक के लिए यहाँ पे कुछ सामानें वहाँ मेघालय जो पहाड़ी वहाँ से लेके आते थे और ये बेचते थे, ठीक है। कुछ सामानें तो यहाँ से मछली उछली लेके जाते थे, तो ये अपना व्यापार करते थे। तो ये बंगाल पे जब अधिकार किसका हो गया, तब मेघालय भी उसी बंगाल का सब कुछ पार्ट था, सब बंगाल। तो क्या हुआ, जब बंगाल पे पूरा अधिकार किसका हो गया, अंग्रेज़ों का, तो ये इन्हीं के संपर्क में आए यार। तो ये जो व्यापार करने लगे ना, तो अंग्रेज यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे जब कोई अंग्रेज यहाँ नए नए आए तो देख रहे थे अच्छा खासी लोग ये सब व्यापार करते थे, तो वही पूछा गया है किसके संपर्क में आए, खासी के। आईएएस में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता, कौन किसके संपर्क में, कौन कैसे था, ठीक है। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसुफदौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों में समान राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का को उच्च स्थान था। अब देखिए आर 2016 में आया है, तो दोनों सही है। राजा टिकैत राय नवाब आसुफदौला के अर्थ मंत्री थे, ये भी सही है। अवध के नवाबों के राज्यों में समानता कतिपय हिंदू जातियों का उच्च स्थान था, तो आपका दोनों सही है, ठीक है। ये और दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब नवाब का शासन चल रहा था हिंदू जाति का उच्च स्थान रखते थे। ये देखिए 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? बताइए इसमें कौन सा सही क्रम है? पहला अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध 1749 में लड़ा गया था, याद रखिएगा 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा गया था। किसके समूह? बेल्लूर है ना, उसी के समूह अंबर है, ठीक है। वहीं पे लड़ा गया था, किसके किसके बीच? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसी, तीनों की सेना थी। किसकी? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसी, तीनों की सेना थी। और उसके अपोजिट में कौन था? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। तो लेकिन कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया गया था। तो 1749। प्लासी युद्ध 1757, 23 जून, याद रखिए 23 जून 1757। वांडीवास का युद्ध, तो वांडीवास किसका युद्ध लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों की, याद रखिए मैं बता ही देता हूँ, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है। तो फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था वांडीवास को। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में, याद रखिएगा 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांस के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। अब देखिए यहाँ पर कैसे याद करेंगे 1760, तो वांडीवास, तो कोई चीज़ वास कर देते हैं तो जीरो हो जाता है 1760, ठीक है। तो याद रखिएगा लास्ट में जीरो है, ठीक है, क्योंकि कैसे भी आपको वहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए। तो वांडीवास 1760, 59-60 ऐसे ही कन्फ्यूज करके देता है वहाँ पे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध अभी हम बताए हैं कब हुआ था, अक्टूबर 1764 में। कब? 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
22 अक्टूबर 1764 में। तब देखिए 49 के बाद फिर 57 आता है, 57 के बाद 60 आता है, 60 के बाद 64 आता है। तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तब देखिए 2 सेना अंग्रेजों की तरफ से कौन थे और ये वहाँ पे फ्रांसीसियों की तरफ से थे। तो ये फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। अब देखिए फ्रांसीसियों की तरफ से कौन थे, काउंट डी लाली, ठीक है, सॉरी काउंट लाली थे। तो यही पराजित हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो अब पूछेंगे अंग्रेजों का नेतृत्व किया किसने किया था, तो किसने किया था, अंग्रेजी का नेतृत्व आयरकूट ने किया था, ठीक है। तो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, आयरकूट ने किया, आयरकूट ने किया था, ठीक है, सर आयरकूट ने, ठीक है। तो इसने लाली को लाल कर दिया, ऐसे याद रखिएगा, लाली को लाल कर दिया, काउंट डी लाली को, ठीक है। तो वांडीवास के युद्ध में काउंट लाली को इसने हराया था, आयरकूट ने। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। अंबर का युद्ध पूछे तो अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 को हुआ था, ठीक है, वो 1757 को, ठीक है, 23 जून, ठीक है, से 23 जून 1700। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, 7 साल बाद इसके हुआ था, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं कभी। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, किसने हराया था, किसको हराया था, तो बताइए, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था ना। तो किसने, ब्रिटिश ने फ्रेंच को लाली था, याद रखिएगा, काउंट लाली। और ये था ब्रिटिश में आयरकूट था, तो ये जीत गया था, ये हार गया था, ठीक है, 1760 में, ठीक है। अब बताइए बक्सर का युद्ध तो 1764 में, कब, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में मतलब सेनापति हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध में गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। और उस प्लासी के युद्ध में आपका कौन लड़ा था, तो रॉबर्ट क्लाइव खुद ही लड़ा था प्लासी का युद्ध में, ठीक है, याद रखिए। प्लासी का युद्ध प्री था और बक्सर का युद्ध मेंस था, ठीक है। 1760 में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, बताइए, जो 1700, तो अभी वही क्वेश्चन था, 1760 में किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के। अब फ्रांसीसी का सेनापति था वो था काउंट लाली, ठीक है, काउंट लाली। अंग्रेजों ने इसको लाल करके भेज दिया था, ठीक है, काउंट लाली, ठीक है। और देखिए अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो अंग्रेजों की तरफ से था आयरकूट, ठीक है। तो आयरकूट कौन था, अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है। तो याद रखिएगा 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अंबर का युद्ध पूछ लिए 1749 में हुआ था। प्लासी का 1757 में हुआ था। 1764 में किसका, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लड़ा था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम लड़ा, शुजाउद्दौला लड़ा था, शाह आलम द्वितीय लड़ा था, ठीक है। इसमें कौन था, हेक्टर मुनरो था, ठीक है, हेक्टर मुनरो। ये पूछ लेता है कि बंगाल का जो नियुक्त गवर्नर अंतिम कौन था, तो मुर्शीद कुली खान किसके द्वारा 1717 में किसके द्वारा, फारूक सियार के द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन, ठीक है। कितना आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर लेंगे उतना वहाँ पे आपको काम दे देगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग वीडियो छोड़ के बीच में ही चले गए हों, सोच रहे होंगे टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप 2 की स्पीड में कर लीजिए। एक मतलब 2 के स्पीड में अगर स्लो है तो 2 के स्पीड में कम से कम वही चीज़ बार बार बोलूँगा तो कोई याद तो हो जाएगा। कौन सा, अभी देखिए 4-5 डेट आई, चारों 5 डेट को आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा ना। कहीं भी पढ़िए आपको जो क्वेश्चन बता देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन उस पीछे नहीं आते, लेकिन मैं पीछे वाला भी आपको रिवीजन करते चलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। कौन सा सही है, बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, ठीक है, बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, ये तो हम पढ़े नहीं है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था, यही सही है।
बांडीवास कब हुआ था? 1760 में। जब वास हो जाता है तो कोई चीज़ जीरो हो जाता है, ऐसे याद रखिएगा। 1760 में, नहीं तो वन साइड दे दे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बांडीवास का युद्ध, जब कोई चीज़ वास हो जाता है, कोई चीज़ वास कर देते हैं, कपड़ा वास कर देते हैं, तो उसमें का जो कचरा होता है, तो वो जैसे कपड़ा आप वॉश करने बैठते हैं तो उसमें कचरा जो होता है जीरो हो जाता है। तो 1760 में क्या हुआ था? वो जीरो हो गया। तो ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे वो डैश लगा चाहिए, जैसे बांडीवास का युद्ध लिखा गया है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए डैश यहाँ लगा, यहाँ दोनों नहीं लगा था, ठीक है। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, ये गलत है। अभी मैं चिलियावाला खुर्जा दोनों बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो चिलियावाला बार बार पूछता है, अब आप जलियावाले से कंफ्यूज होते हैं, आप चिलियावाला और जलियावाला से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया था? चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया था 13 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा, 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था चिलियावाला का युद्ध। अब इसमें ये पूछता है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज़ों के बीच और सिख के बीच लड़ा गया था, सिख के बीच में। अब ये पूछता है कि अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? तो कौन था? लॉर्ड गफ थे, लॉर्ड गफ थे, ठीक है। तो इसमें लॉर्ड गफ ने नेतृत्व किया था। सिख की तरफ से शेर सिंह, ठीक है, तो शेर सिंह ने भी लोहा लिया था, लेकिन हार नहीं माने थे। ये किसी निर्णायक युद्ध में कौन हारा कौन जीता ये कोई नहीं, तो मतलब अनिर्णायक रहा था, ठीक है, अनिर्णायक। तो ये चिलियावाला का जो युद्ध था अंग्रेज और सिख के बीच लड़ा गया था, लॉर्ड गफ और शेर सिंह के बीच, 13 जनवरी 1849 में, ठीक है। तो 13 जनवरी 1849, 57 तो याद तो होगा आपको 1857 को, उससे कितने साल पहले? तो ये देखिए 1857, तो ये उससे लगभग 8 साल पहले, ठीक है। तो 8 साल पहले लड़ा गया था 1849 में, ठीक है, 13 जनवरी 1849 में। अंग्रेज़ों और सिख के बीच, सिख में शेर सिंह थे, इसमें लॉर्ड गफ थे, ठीक है। अभी मैं इसको याद करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। खुर्दा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? निजाम और मराठा, याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, मराठा के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा ये 1795 में, इससे पहले लड़ा गया था खुर्दा का युद्ध, 1795 में लड़ा गया था। निजाम और मराठा के बीच में ये खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पे ये पूछ सकता है इस समय गवर्नर कौन था? तो इस समय डलहौजी ही गवर्नर था ना, आपका जो गवर्नर जनरल भारत का कौन था? आपका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी ही था, जो चिलियावाला का बाग का मतलब हुआ था। तो भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था, ठीक है, यह यहाँ डलहौजी, लेकिन लड़ा कौन था? लॉर्ड गफ लड़ा था। चलिए हमने देखते हैं, इतना तो आपको याद है। खुर्दा 1795 में, अब खुर्दा क्या लिखेंगे? 1795 में। और चिलियावाला क्या रखेंगे? 1849 में चिलियावाला लिखेंगे, ठीक है। तो चिलियावाला 1849 में, खुर्दा, ठीक है, तो 1795 में। किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया? किसकी लड़ाई आपको सबसे ज़्यादा मिलती है? ठीक है, जो अंग्रेज़ों, तो यहाँ पे देखिए अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? तो देखिए मुग़ल तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने बताया था कि आप वहाँ कंपनी स्थापित कर लीजिए सूरत में, वहाँ पे, तो ये तो ज़्यादा विरोध नहीं किए थे भी विरोध, लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब ये सॉफ्ट रहते थे, ठीक है, कहते थे ये, मतलब यहाँ वहाँ ये विरोध क्या करते थे? यही तो राजा थे, इनकी आगे अंग्रेज़ की चलती नहीं थी जब अकबर थे, मुग़ल वो औरंगज़ेब थे। सिख, ठीक है, तो सिख भी रणजीत सिंह जो थे वो सतलज नदी के इस पार उनको दे दिया, मतलब जो मेन थे सिख लीडर थे रणजीत सिंह, सतलज नदी के इस पार ये अपना पूरा विस्तार करते रहते। तो इन्होंने भी, राजपूत की लड़ाई आप नहीं सुनेंगे, अंग्रेज राजपूत बहुत कम ही, अकाद भले कई सुने हों, नहीं तो राजपूत अंग्रेज की लड़ाई नहीं सुने होंगे। मराठा ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था, ठीक है। मराठा के देखिए कितने 3-4 मराठा युद्ध हुए थे, तो 3 मराठा युद्ध भी हुआ था,
ठीक है, जो सालबाई की संधि हुई थी इसी सब में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा मराठा का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। बताइए, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अब देखिए यहाँ पे सिख वाला आ गया, थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये है आपका सतलज नदी। सतलज नदी जा रही है, मान लीजिए ये सतलज नदी है। अब देखिए सतलज नदी में एक समझौता हुआ इसी पे। ठीक है, तो ये एक समझौता हुआ कब समझौता हुआ? 25 अप्रैल 1809 में। याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1809 में एक समझौता हुआ। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? अमृतसर की संधि। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए तो आपको पूरा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। अमृतसर की संधि, एक समझौता हुआ अमृतसर की संधि के नाम से। इसमें अंग्रेज किसके बीच समझौता हुआ? यहाँ पे कौन थे? रणजीत सिंह थे, राजा रणजीत सिंह, और यहाँ पे अंग्रेज थे, इंग्लिश मतलब कंपनी, याद रख लीजिए। ठीक है, तो इंग्लिश कंपनी और ये अंग्रेज, इनके बीच जब समझौता हुआ तो क्या हुआ समझौते में कि ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी है, इसके पार आप यहाँ नहीं आओगे, क्योंकि ये भी बहुत रणजीत सिंह ये भी बहुत ताकतवर थे, तो ये आप इसके पार नहीं आओगे। तो रणजीत सिंह ने कहा कि हाँ मैं इसके पार नहीं आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये भी कहा कि आप इस साइड, पश्चिम साइड, ठीक है, ये आपका इधर पूरब चला है ना, ये पश्चिम साइड आप चाहे जहाँ तक, आप रसिया तक लेके चले जाइए, यूरोप को पूरा कर लीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो पश्चिम साइड आप, मतलब इसे बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए, अब यूरोप को ये नहीं कब्जा कर पाएंगे। देखिए पश्चिम साइड आप, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, काबुल, ये सब ईरान हुआ, कहीं भी तक आप कब्जा कर लीजिए, इनसे नहीं मतलब है, पूरब यहाँ मत आइएगा। ठीक है, सतलज नदी पार मत कीजिएगा। तो रणजीत सिंह ने कहा ठीक है हम नहीं पार करते हैं। तब उसी समय रणजीत को खुली छूट मिल गई कि पश्चिम में अब विस्तार हमको करना है। तो वो पश्चिम में विस्तार के रूप में उन्होंने क्या दिया? 1818 में, ठीक है, 1809 में तो संधि हुई, 9 साल बाद, ठीक है, 9 साल बाद उन्होंने क्या दिया? मुल्तान को जीत लिया। ठीक है, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान को जीत लिया। 1819 में, 1 साल बाद, ठीक है, कश्मीर में, कश्मीर को जीत लिया। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 1834 में पेशावर को जीत लिया, पेशावर को जीत लिया। ठीक है, अब देखिए 1818 में मुल्तान को, 1819 में कश्मीर को, 1834 में पेशावर को। अब इनको मेन रोकने वाला कौन था? अंग्रेज था। अंग्रेज बता दिए कि सतलज नदी इधर नहीं आइएगा, उधर चाहे जो करिए। तो ये तो ताकतवर थे ही रणजीत सिंह, तो ये इन्होंने इतना तीनों जीत लिया। याद रखिए, पूछ सकता है 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित नहीं, सम्मिलित था, कौन सा सम्मिलित था? दिल्ली तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस पे अंग्रेज कब्जा कर लिए हैं। ठीक है, मकराना, काबुल अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। ये मत सोचेगा कि ये सभी जीत लिए, पश्चिम की तरफ तो पूरा जीत लिए। तो सिर्फ श्रीनगर, कश्मीर है ना, तो ये श्रीनगर ही जीत पाए थे। 1819 में ये श्रीनगर जीत लिए थे। इतना आपको याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट से चलना, वैसे तो मैं अभी वो रटा ही दे दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ ले कोई कि जो चिलियावाला का युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो चिलियावाला का युद्ध हुआ था 1849 में, जनवरी 1849 में। अगर पूछ लिए आपका खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में। ठीक है, तो याद रखिएगा खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था। ठीक है, खुर्जा का युद्ध 1795, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों, निजाम और मराठा के बीच में हुआ था ये। अब ये सिख और अंग्रेजों के बीच चिलियावाला का ही हुआ था 13 जनवरी 1849। ठीक है, अब देखिए रणजीत सिंह के बारे में अब देखते हैं। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो ये तो कभी कितनी बार आप पढ़े होंगे, सुकर चकिया मिसल से था। ठीक है, तो सुकर चकिया मिसल से रणजीत सिंह का संबंध था। इनके मतलब जो ये किस घर में? महासिंह के घर में मुखिया थे इनके पिता, महासिंह के घर में इनका जन्म हुआ था। इनका, अब देखिए पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, ये मतलब इनका जन्म, तो 13
नवंबर 1780 में शुकरचकिया मिसल के महासिंह के घर इसमें इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 13 नवंबर 80 में, ठीक है, 80 88 नहीं, 88 में लिख दिया हूँ, ठीक है, 13 नवंबर 1780 में, ठीक है। शुकरचकिया, रणजीत सिंह का संबंध किसे? शुकरचकिया। देखिए 21 में आया है, ये देखिए किस मिसल से संबंधित है? शुकरचकिया मिसल से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। शुकरचकिया। अमृतसर की संधि कब हुई थी? यही सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो 25 अप्रैल 1809 में, ठीक है। तो ये अमृतसर की संधि हुई थी। पूछ सकता है कि इनकी रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी? लाहौर थी, अभी आगे हम बताएंगे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी बताइए क्या थी? लाहौर थी, याद रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। तो इसमें भी थोड़ा सा ये कहानी है, तो इसकी कहानी मैं बता देता हूँ। 1798 में क्या हुआ था? एक अफगानिस्तान के शासक, ठीक है, कौन थे? जमान शाह, ठीक है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान के शासक कौन थे? याद रखिए, इनका जो कॉन्सेप्ट है जमान शाह। तो जमान शाह, ठीक है, तो जमान शाह थे, ये पंजाब पे आक्रमण कर दिए, ठीक है। जब पंजाब पे आक्रमण कर दिए, अब पंजाब पे आक्रमण कर दिए तो उस समय मतलब ये काबुल, भले अफगानिस्तान आज कमज़ोर है, पहले थोड़ा मजबूत था, ठीक है। तो पंजाब पे इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो जब आक्रमण करने के बाद जाने लगे तो इनकी तोपें जो थी वो चिनाब नदी बह रही थी, उसी में गिर गई, ठीक है। अब महाराजा रणजीत सिंह, अब जानते ही हैं हम सब इंडियन कितने सहानुभूति वाले हैं, कुछ चीज़ ऐसी करवा लेते हैं अपना, जैसे मोदी जी इस समय करवा लेते हैं, इटली से करवा लेते हैं, ठीक है। तो इटली कुछ चीज़ें कर दे रहा है इस समय, तो हम सब क्या किए, यहाँ पर इनकी जो तोपें गिरी थी इसमें चिनाब नदी में, या चिनाब नदी है, याद रखिएगा, इनको ये जमन शाह को वापस लेके भेज दिए, मतलब यहाँ से निकलवाएं इस नदी से, और इसको इनको फिर इनको ले जाके इनके घर पे पहुँचा दिया जमन शाह के। पंजाब पर आक्रमण करेंगे थे तब भी ये पहुँचवा दिए। ये देखिए हम लोग की ट्रिक यही होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ले जाके पहुँचा दिया। अब ये खुश कि हम देखिए आक्रमण भी किए थे लेकिन ये पहुँचवा दिए। तो ये क्या किए, रणजीत सिंह को कह दिए कि आप जाइए लाहौर पर अधिकार कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब उनको खुली छूट दे दी गई है जमन शाह के द्वारा कि आप अधिकार करने की आपकी अनुमति है। तो यही मजबूत था, तो उस समय कोई और था ही नहीं। तो 1799 ईस्वी में क्या हुआ, सब यही तोप पहुँचाए यहाँ से निकाल के नदी में से ले जाके जमन शाह को दे दिए। इसके बदले पूरी लाहौर मिल गया। देखिए इंडिया वाले कितने मतलब दिमाग लगा के काम करते हैं। तो रणजीत सिंह ने बहुत दिमाग काम किया था, तो लाहौर पर इन्होंने अधिकार कर लिया, और ये 1799 में इसके बाद अपनी राजधानी इसको बना लिया बाद में चल के, ठीक है। तो लाहौर इनकी राजधानी, तो अब नहीं भूलेंगे ना, चिनाब नदी से तोप निकाल के अफगानिस्तान भेज दिया गया था, यही कहानी है। राणा रणजीत सिंह किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? बताइए, अदालत आला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो कहाँ पे की थी? लाहौर में की थी अदालत आला की। वहाँ पे उसके प्रधान न्यायाधीश यही थे, रणजीत सिंह थे। तो रणजीत सिंह ही इसके प्रधान न्यायाधीश थे, ठीक है, याद रखिएगा। अदालत आला लाहौर में कहते थे। 2021 में क्वेश्चन आया है पीसीएस में, ठीक है। अब बोलेंगे नहीं ना, अब रणजीत सिंह के लगभग, अब इस चैप्टर से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने इतनी बार रिवीजन करवा दिया है। अब देखिए एक चिलिया वाला देख लीजिए, बहुत बार चिलिया वाला बहुत परेशान करता है। तो 1849 में, कब? 13 जनवरी 1849 में चिलिया वाला बागू मतलब वो हुआ था लड़ाई चिलिया वाला की, ठीक है। और ये खुर्दा था एक, हाँ, खुर्दा की लड़ाई कब हुआ था? तो 1795 में हुआ था खुर्दा की लड़ाई, ठीक है। चिलिया वाला अंग्रेज और सिख के बीच हुआ था, निजाम और मराठा के बीच खुर्दा वाला युद्ध हुआ था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, बताइए रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? जमान शाह, शेर से, शाह शुजा से, किससे?
तो किससे प्राप्त किया था? ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। याद रखिएगा, इस किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है। अब क्यों प्राप्त किया था? क्योंकि जब ये शाह शुजा काबुल प्राप्त करना चाहता था, जीतना चाहता था, मतलब इसके हाथ से चला गया था काबुल। तो जब शाह शुजा काबुल मतलब जीतना चाहता था, अब शाह शुजा कौन था? आप ये भी याद रखिए, शाह शुजा जो अहमद शाह अब्दाली महान जो था, ये अहमद शाह महान नहीं कह सकते, मतलब वो वहाँ पे महान था, हमारे यहाँ नहीं। तो ये जो शाह शुजा था, ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। तो इसके हाथ से काबुल चला गया था। तो ये जो आप यहाँ पे रणजीत सिंह है, इन्होंने काबुल प्राप्त करने में इसके शाह शुजा की मदद की थी, कि मतलब इनकी तरफ से लड़े थे और कुछ प्रोवाइड भी किए थे सैनिक ये सब। तो उससे खुश होकर उसने शाह शुजा ने किसको दिया? कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया था। कोहिनूर हीरा भेंट किया था कि आपने मेरी सहायता की है काबुल प्राप्त करने में, आप ले लीजिए। ठीक है। तो इसने शाह शुजा को, मतलब शाह शुजा ने रणजीत सिंह को दे दिया था। चलिए, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं और उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये कौन कह रहा था? तो बताइए, ये महाराजा रणजीत सिंह। ये महान थे, अपने आप में महान थे। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, ये आपका सुकर चकिया मिसल के थे। तो याद रखिएगा, सुकर चकिया मिसल के अगर कहे तो कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ये किसके घर? महासिंह के घर में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। अब ये पूछा जाता है अमृतसर की संधि कब हुई थी? ये तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में। तो 25 अप्रैल 1809 में, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? अब 25 अप्रैल 1809 में। क्यों? क्योंकि ये सतलज नदी है, सतलज नदी को इस पार आप कुछ भी करिए, इस पार मत आइएगा। ठीक है। अंग्रेज यही बोले थे, इसी पे संधि हुई थी। यही संधि सबसे ज़्यादा लंबी चली थी। ठीक है। बहुत सही इनका सिस्टम चल रहा था जब तक रणजीत सिंह थे। 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि। राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? अब बताइए, राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? खड़ग सिंह। तो 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। इस याद रखिए, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो इनके पुत्र क्या थे? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह ये सिंहासन पर बैठे, खड़ग सिंह। तब इसके बाद जब राजा रणजीत सिंह में, तो ज़्यादा दिन तक ये साम्राज्य नहीं चल पाया था। ठीक है। 49 तक जाते जाते पूरा तहस नहस हो गया था। तो 1839 में जब मृत्यु हुई थी तो खड़ग सिंह बैठे थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? बताइए, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये दिलीप सिंह थे। ठीक है। तो अगर ये पूछ ले कि रणजीत सिंह के बाद खड़ग सिंह, लेकिन अंतिम कौन था एकदम सिख राज का? तो दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह कब थे? उन्होंने 1843 में, याद रखिएगा 1843 में, 1849 में। इनकी मतलब पूरी कहानी है ये थोड़ा सा, लेकिन बाद में कभी बताऊंगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, दिलीप सिंह 1843 से 1849 में यहाँ पर थे। ठीक है। इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए थे, तो फिर कभी आए ही नहीं दिलीप सिंह। ठीक है, इतना ही। अब देखिए, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर बताइए। अब इसमें कह रहा है कौन सा ये आपका कथन सत्य है। ठीक है। यहाँ कह रहा है 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो हाँ, ये सही है। ठीक है। क्योंकि जब वो आए ही नहीं, तो ये फ्रांस चले गए, रसिया चले गए, हर जगह घूम लिए, लेकिन फिर यहाँ मतलब इंडिया में ये आए ही नहीं। नासिक में इनका अंत्येष्टि हुई थी? नहीं, तो ये गलत है। इनका अंत्येष्टि कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। ठीक है। तो ये गलत है। ठीक है। सिख धर्म उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है। तो उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? ईसाई धर्म अपना लिया था। ये देखिए पीसीएस में आया है, ईसाई। अब इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ पे ईसाई धर्म ही चलता है।
तो ऐसे याद कर लीजिए। ईसाई धर्म उन्हें, वह कभी रूस नहीं गई, नहीं रूस ही गए थे, वो रूस का भी दौरा किया था उन्होंने, ठीक है। तो याद रखिएगा यही आपका पहला वाला सही होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। तो बताइए कौन 3 की परिषद का सदस्य। ये देखिए इसमें कौन कौन परिषद के सदस्य थे, ये देखिए। तो ये जैसे दिलीप सिंह तो क्या हुए, वो तो चले गए, मतलब इंग्लैंड चले गए। लेकिन अब यहाँ पंजाब का शासन कोई सुधारेगा तो चलाएगा, तो एक परिषद का गठन किया गया। कौन किया, 1849 में जब चिलिया वाला कांड हुआ था, मतलब विद्रोह हुआ था, उसी समय 1849 में क्या हुआ, किसने किया, डलहौजी ने इन्होंने एक परिषद का गठन कर दिया। उसी परिषद में 3 लोग को रखा गया। कौन से 3 लोग थे, तो याद रखिएगा वो 3 लोग कौन थे। इसमें 2 दिख रहे होंगे, जॉन लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस। याद रखिएगा सर, हेनरी लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, ये सदस्य थे। और एक लोग और थे, चार्ल्स ग्रेनविल। तो ग्रेनविल याद रखिएगा, यूपीपीसीएस मेंस में आया है, तो आप में आ सकता है, तो कोई वो नहीं है। तो ये भी थे। यहाँ बी एंड सी, ये आपका बी एंड सी ये नहीं थे ना, तो ये दोनों होंगे। और ये वाले ए और डी ये नहीं होंगे। तो याद रखिएगा ए एंड डी ये दोनों संबंधित नहीं है। ये इलियट और मॉन्टेगेसरी। चार्ल्स ग्रेमिल थे, एक चार्ल्स ग्रेमिल तीसरे वाले थे। तो पहले ये थे, दूसरे ये थे, तीसरे चार्ल्स ग्रेनविल थे। ये दोनों को यहाँ पे ए और डी होना चाहिए, सदस्य नहीं पूछा है, ठीक है। इलियट और मॉन्टगेमरी नहीं थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था, हैदर अली विजयी हुआ था, ठीक है। याद रखिए हैदर अली। अब देखिए ये कब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 1767 से 1769 के बीच में ये माना जाता है कि ये 6669 दिया है, या बहुत ज़्यादा बार यही लिखा गया है कि 1767 से 69 के बीच में ये हुआ है, ठीक है। अब ये पूछता है कि ये जब युद्ध चल रहा था तो ये बंद किससे हुआ था, कौन सी संधि हुई थी। तो 4 अप्रैल को 1769 में एक संधि हुई थी, मद्रास की संधि। याद रखिएगा मद्रास की संधि, ठीक है। इसी के द्वारा फिर ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था, बंद हुआ था। ये किसके बीच हुआ था, अंग्रेज की मतलब विफलता, ये हार ही गए थे। तो ये तो अंग्रेज जब हार जाते हैं तो कहते हैं चलिए ये संधि कर लेते हैं। तो अंग्रेज संधि कर लिए किससे, मद्रास की संधि में, 4 अप्रैल 1769 में। तो अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन जीता था, हैदर अली ने। देखिए 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी, तो 1755 की बात है। अभी तो ये सब आएंगे नहीं, तो यही हैदर अली, टीपू सुल्तान, यही सब ये सब करते थे, ठीक है। शस्त्रागार और की मतलब ये सब आधुनिक बनाने की सोच रहे थे, ठीक है। फ्रांस से वो सब मांग रहा था टीपू सुल्तान की, मतलब टेक्निक की, हमको आप कुछ टेक्निक दे दीजिए कि हम जीत जाएं, ठीक है। तो याद रखिएगा हैदर अली। 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार, हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, तो वो कौन था ब्रिटिश जनरल, तो बताइए। तो कौन थे, सर आयर कूट, ठीक है। याद रखिएगा सर आयर कूट, जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। आयर कूट देखिए एक जगह और याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं ये। तो आयर कूट, बांडीवास का युद्ध हुआ था लाली और आयर कूट के बीच में, वहाँ पे था यही आयर कूट, ठीक है। याद रखिएगा। अब पूछ सकता है कि ये पोर्टो नोवो का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1781 में।
1760 में जो बांडीवास का युद्ध हुआ था वहाँ भी आयर कोड था। 1781 में जो ये पोर्टो नोवा का युद्ध लड़ा गया था 1 जुलाई 1781 में, इसमें भी आपका आयर कोड था। तो आयर कोड सही मतलब बहुत वो था, तो इसने हैदर अली को पराजित कर दिया। सोचिए 1781 में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ अपनी राजधानी बनाई? तो श्रीरंगपट्टनम में। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई। ये पूछा जाता है कि जैकोबिन जो वृक्ष था की स्थापना कहाँ किया? तो ये जैकोबिन वृक्ष की स्थापना श्रीरंगपट्टनम में ही किया था, ठीक है। और उसका जैकोबिन वृक्ष नहीं, जैकोबिन क्लब, देखिए वृक्ष आ रहा है, जैकोबिन क्लब, याद रखिएगा, जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना इसने टीपू सुल्तान ने किया था और उसका सदस्य भी बना था। याद रखिए, पूछ सकता है कि उसका सदस्य बना था कि नहीं। हाँ, उसका सदस्य बना था और जैकोबिन क्लब की स्थापना और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। जैसे आधुनिक पद्धति मतलब जैसे अभी हमारा दूतावास अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है ना, तो अभी यही सब। तो वो ऐसे ही उस समय कौन करता था? तो उस समय टीपू सुल्तान करता था, ठीक है। सोचिए टीपू सुल्तान कहाँ सोचता था। देखिए आईएएस में आया है, पीसीएस में आया है, तो टीपू सुल्तान उस समय करता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, आधुनिक दूतावास जो विदेशों में दूतावास स्थापित किए टीपू सुल्तान थे। आज हम सब सोच रहे हैं, टीपू सुल्तान पहले ही सोच के बैठा था। अब देखिए शाह आलम द्वितीय, इसका नाम सुनेंगे, कहाँ का था? तो शाह आलम द्वितीय ये बक्सर के युद्ध में आया था, ठीक है। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, ये भी बक्सर के युद्ध में था। और एक और था नवाब था वो शुजाउद्दौला, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। चिलियावाला बाग कब हुआ था? 1849 में। डेट बताइए। 13 जनवरी 1849 में, ठीक है। खुर्दा एक युद्ध हुआ था, खुर्दा युद्ध कब हुआ था? 1700। जो नहीं याद हो रहा वही अब प्लासी को मैं बताऊंगा बार बार, तो प्लासी आपको याद ही होगा, क्यों बताऊंगा। 1795 में, ठीक है। अभी देखिए आप जितना पूरा पढ़े होंगे हो गया होगा 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो, उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपको याद तो हो गया होगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया। कहाँ पे हराया था ये बताइए? तो पुल्लीपुर में हराया था, ठीक है। याद रखिएगा, पुल्लीपुर में हराया था। कहाँ पे? पुल्लीपुर नामक स्थान पे हराया था। ये भी जान लीजिए उस समय सेनापति कौन था, मतलब ब्रिटिश सेनापति कौन थे। वहाँ से तो टीपू सुल्तान था, उस समय कौन था? तो उस समय आयर कोड तो जीत रहे थे, हेक्टर मुनरो कौन से मेंस क्लियर कर लिए थे, लेकिन जब आईएएस का पेपर आया तो उस समय वो भी धराशायी हो गए। मान लीजिए आरओ निकाल लिए हेक्टर मुनरो इन्होंने आरओ मेंस निकाल लिया, आरओ मेंस निकाल लिया। लेकिन ये पुल्लीपुर का युद्ध में कौन आए थे? ये हेक्टर मुनरो ही आए थे, लड़े थे किससे? टीपू सुल्तान से। लेकिन क्या हुए? वो पराजित हुए, ठीक है। इसने टीपू सुल्तान ने हरा दिया, ठीक है, पुल्लीपुर में। तो ये सोच लीजिए वो आईएएस का पेपर था, ठीक है। यहाँ मेंस निकाल, यहाँ तो निकल गया, वहाँ नहीं निकल पाया। अब देखिए यहाँ पे बताइए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो रंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान, यही क्वेश्चन टीपू सुल्तान में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कब हुआ था श्रीरंगपट्टनम में? तो मार्च 1792 ईस्वी में, ठीक है। 91 मत लगाइएगा। मार्च 1792 ईस्वी में ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसके बीच? अंग्रेजों के बीच में, इसमें और टीपू सुल्तान के बीच में। इसमें मेन चीज़ जानते हैं क्या था? मेन चीज़ था इसमें टीपू सुल्तान को बहुत जलील कर दिया गया था कि आप हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए दीजिए, अगर 3 करोड़ आप नहीं देते हैं तो अपने बच्चों को मेरे पास रखना होगा। अंग्रेज बोले
ठीक है। तो मजबूरी में देना पड़ा था टीपू सुल्तान को। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो बताइए, टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में। कौन सा ये युद्ध था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखिए। अभी तीनों चारों बता देते हैं कौन सा। मराठा से 3 युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए थे, लेकिन मैसूर से 4 युद्ध लड़े गए थे, इतना याद रखिएगा। तो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा था, याद रखिएगा। ये 1799 में लड़ा गया था, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, 1799 में। तो इस समय कौन अंग्रेज का गवर्नर था, मतलब वो, तो ये बेलेजली था, याद रखिएगा, बेलेजली इस समय था। अब जब वो उसमें संधि हुई थी इधर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो संधि हुई थी, इस समय कौन था? कॉर्नवालिस था, याद रखिएगा। इस समय कॉर्नवालिस था। और उस समय कौन था? ये इस समय लॉर्ड बेलेजली था, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड बेलेजली था। ये दोनों मिलके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में का 1799 में। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। अभी हम क्या बता के आए हैं, तो कौन सा एक सुमेलित है? तो एक ही सुमेलित होगा। हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, हैदर अली ने पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये कौन सी थी? मद्रास की संधि के मतलब हुआ था, ठीक है। तो अभी मैं बताया था 1769 में मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है, याद रखिए, अंग्रेजों और इसके मैसूर के बीच, ठीक है, मतलब टीपू हैदर अली के बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये गलत है, ठीक है, पराजित नहीं। द्वितीय, ये संधि हुई थी इसमें भी। तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध था, इसमें क्या हुआ था? कब से कब था? 1780 से ये 84 के बीच में था। पहला कब था? 1767 से 69 के बीच में था। 1780 से 84 के बीच में था ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। इसमें कौन सी संधि हुई थी? पहले में मद्रास की संधि हुई थी, याद रखिएगा, पहले में मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। इसमें कब कौन सी संधि हुई थी? तो 1784 में, जब लास्ट ही में तो जाके, जैसे यहाँ 69 है तो 69 में मद्रास की संधि हुई थी, फिर 84 है, 1784 तक चला। तो 1784 में जाके मंगलौर की संधि हुई थी। कौन सी? मंगलौर की संधि। तो याद रखिए, मंगलौर की संधि अगर पूछे, मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। तृतीय में क्या हुआ था? अब तृतीय में क्या हुआ था? वो कौन सी संधि हुई थी? तृतीय में आपका हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसके बीच? कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। तो अब इसमें किसके बीच हुआ था? द्वितीय वाला। तो ये इसमें 1784 में वारेन हेस्टिंग था ना उसमें, तो वारेन हेस्टिंग के बीच में हुआ था इसे द्वितीय। अब ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, रंगपट्टनम की, ये 1792 में, ठीक है, 92 में, 1792 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और चतुर्थ में टीपू सुल्तान पराजित का और युद्ध में मारा गया, यही आपका सही है, ठीक है। टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपने भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तो भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ा, अपने बच्चों को भी देना पड़ा था, ठीक है। तो उसको अपना भूभाग भी देना पड़ा आधा पूरा, और बच्चों को भी, उसके पास 3 करोड़ मांगा था, 3 करोड़ दीजिए, वो कहा नहीं देंगे, तो वो उसको बच्चों को भी ले लिए थे, ठीक है, अंग्रेज। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये गलत है। इसमें संधि हुई थी मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि हुई थी इसमें, ठीक है। और पहले में मद्रास की संधि, 69 में मद्रास की संधि, 84 में आपका मंगलौर की संधि हुई थी, और तृतीय जो हुआ श्रीरंगपट्टनम में 1792 में संधि हुई थी, और चतुर्थ में 1799 में। इसमें क्या हुआ? ये
मारा ही गया था। कौन आपका ये टीपू सुल्तान। इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, हमारे गवर्नर बेलेजली था। इसमें कॉर्नवालिस था तृतीय में। ठीक है, इतना तो याद आ। और इसमें लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेगम संगरू ने एक अति चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पे करवाया था? तो ये कहाँ पे करवाया था? सरधाना में। तो सरधाना में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया था। कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ किया था। तो ये कह रहे हैं अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ किया था, ये गलत है। और ये भी सही है आपका, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, ये भी सही है। ठीक है, राजा आमेर के सवाई जय सिंह, ठीक है, रेखा गणित। ठीक है, तो ये इन्होंने, आपको पता ही होगा, कई स्थान पे जयपुर में ये सब, मतलब ये सब रेखा गणित के संस्कृत में अनुवाद करवाया था। ये भी, वो भी ज्योतिषी वाला भी इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में करवाया था, ये भी आपका सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा, याद रखिएगा, देवी शारदा की जो मूर्ति है के निर्माण के लिए धन दिया था टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी देवी मंदिर के, ये भी एकदम सही है। तो आमेर में सवाई ने लिक्विड रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई के खाने स्थापित किए थे, ये भी सही है। शारदा देवी की मूर्ति के लिए निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी आपका सही है। यही आपका गलत है। ठीक है, तो आपका IAS में क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा कठिन होगा ही। ठीक है, याद रखिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अब देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को कहाँ पे पराजित किया? ये इब्राहिम लोदी यहाँ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सदाशिव भाऊ मराठा, जो वो मराठे थे उनको बुरी तरह से पराजित। मराठा का यहीं से तो पतन ही हो गया। कौन यहाँ पे कौन थे? सदाशिव भाऊ। ठीक है, तो सदाशिव जो भाऊ थे इनको बुरी तरह से परास्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। सही पूछ रहा है ना? तो ये कहाँ, तृतीय में कहाँ हुई थी? चतुर्थ में हुई थी, 1799 में हुई थी। हम तृतीय कहाँ बताए हैं आपको? ठीक है, उस समय बेलेजली गवर्नर था। तो सदाशिव भाऊ, ये पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय और मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, एकदम सही है। नहीं, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। अब ये पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। IAS का क्वेश्चन है, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में थोड़ा सा पता है तो आप एक यहाँ भी है, ये तो काट ही देंगे। अब यहाँ बचा तृतीय, तो टीपू सुल्तान चौथे में मरा था, तृतीय में तो उसको, मतलब उसको बच्चे को उसको ले लिया गया था, उसकी आधी ज़मीन ले लिया गया था। ठीक है, तो तृतीय में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बस इतना ही है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है 1 से अभी 1.5 घंटे होने वाला लगभग, तो प्लीज़ अगर आप लगेगा आपको कि हाँ मेहनत किए हैं, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा ये कि यहाँ पे अच्छी क्लास चलती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के साथ, बिस्ट्रिक के साथ। देखिए, हर चीज़ तो हमने याद करवा दी है, कुछ याद करवाने नहीं बचा होगा। अब कई चीज़ें 2-3 बार लिखा है। ठीक है, 2-3 क्या 5-6 बार लिखा है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।